हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। तो क्या होता है? हमने यहाँ पर एक माध्यम 1 लिया है जो कि विरल है और माध्यम 2 जो कि सघन ले रखा है। अब जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, यानी कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? स्नेल के नियम से क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? यहाँ माध्यम क्या मिलेगा? 1 and 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहाँ पर आई क्या है? आई है आपतन कोण और आर क्या है हमारे पास? अपवर्तन कोण। तो स्नेल के नियम से होता है n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब चूंकि यहाँ पर दो माध्यम है, एक माध्यम 1 एक माध्यम 2, तो यहाँ पर जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उस कंडीशन में हमारा अपवर्तनांक जो होगा वो 1 and 2 होगा। इसे हम बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1। उसके बाद यदि हमारा प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय है तो उसके लिए क्या होगा कि जो प्रकाश की जो किरण है, यानी कि वो सघन माध्यम में जो आपतन कोण r से, यानी कि अगर हमारा प्रकाश का पथ उत्क्रमणीय होगा उस कंडीशन में हमारे पास जो सघन माध्यम में बना कोण जो स्मॉल r है वो इसके लिए काम करने लगेगा, आपतन के लिए काम करने लगेगा। यानी कि अब दूसरी कंडीशन के लिए आपतन का काम करेगा, आपतन कोण का। उस कंडीशन में हमारे पास जब हम माध्यम 2 से माध्यम 1 में जाएंगे, यानी कि हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे, उस कंडीशन में हमारा फार्मूला चलेगा 2n1 इज इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई, समीकरण नंबर 2। अब सुनिए यहाँ पर ये क्यों हुआ? यहाँ पर r क्यों आया? ऐसा होता है कि स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या की जो निष्पत्ति होती है या का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। ओके, उस कंडीशन में हमारे पास जब हम माध्यम 2 से माध्यम 1 में जा रहे हैं उस कंडीशन में हमारा आपतन कोण आई ना होकर के बल्कि स्मॉल r है, तो आपतन कोण की ज्या यानी कि r हो गया। अब दूसरे में यानी कि माध्यम 1 में बना आई है तो उस कंडीशन में हमारा जो आई है वो अपवर्तन कोण का काम करने लगता है। तो हमारे बन गया मामला 2n1 इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई। इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब क्या करेंगे देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, किससे? 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा? 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई। आप देख सकते हैं साइन आई फिनिश, साइन आर से साइन आर फिनिश हो गया आपका 1n2 गुणे 2n1 इक्वल टू आ गया आपका 1, ये आ गया। अच्छा, इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इसलिए 1n2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n1। हम इसे ये भी लिख सकते हैं अथवा 2n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1n2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1n2 इसे बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहाँ लिखा 1 अपॉन 2n1, इसको यानी कि 2n1 का मतलब होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। ओके, अच्छा, अब हम इसके आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 माध्यम के अलावा 3 माध्यम है तो किस तरीके से फार्मूला हमारा बनेगा? चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से, ओके, 1 2 1 2 3, यहां पर इस तरीके से हुआ। तो ये आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3। तो यदि हमारे पास 3 माध्यम है, यदि माध्यम 1 2 व 3 है, यानी कि यदि माध्यम हमारे पास 1 2 और 3 लेकिन 3 माध्यम है तो क्या होगा? अब समझिएगा। तो देखिए, अगर मान लो ये हमारे पास एक दरवाजा है, ओके, ये हमारे पास क्या मान लो दरवाजा है,
तो अगर यहाँ से हम चलेंगे तो पहले हम कहाँ जाएंगे, 1 से चलना शुरू करेंगे तो 2 में जाएगा ना, तो हम लिख सकते हैं 1 and 2। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 1 and 2, और उसके बाद अब चेक कर सकते हैं फिर आप 2 से कहाँ जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 and 3। उसके बाद ऐसा नहीं कि हमको 3 से वापस क्या होगा कि हमको 3 से वापस ये 1 में आना होगा, हम ये दोबारा अंदर नहीं आ सकते हैं, तो दोबारा क्या हो जाएगा 3 and 1, और इन तीनों की जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 के बराबर। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 1 and 2 गुणे 2 and 1 1 के इक्वल में है, वैसे ये होगा। अगर यहाँ से हम बीच की वैल्यू को पकड़े यानी कि 2 and 3 को, तो क्या हो जाएगा पूरे जो 1 and 2 और जो 3 and 1 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 and 2 गुणे 3 and 1, ये आपका फार्मूला बन गया। अच्छा अभी हमने बताया है कि अगर 1 and 2 को हम 1/2 and 1 लिख सकते हैं, तो 1/3 and 1 को हम 1 and 3 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए फार्मूला हमारा बन जाएगा 2 and 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 and 3/1 and 2। अच्छा एक चीज आप देखिए यहाँ पर ये लिखा है 2 and 3, इसको पढ़ेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो एक्चुअल में फार्मूला हमारा क्या निकल करके आया 2 and 3 इक्वल टू 1 and 3/1 and 2। अगर आप कभी न्यूमेरिकल लगा रहे हो और इस फार्मूले को आप भूल जाए तो जरा बता सकते हैं इसमें आगे कौन है, आगे 2 है ना, तो जो चीज आगे रहेगी वो अपवर्तनांक नीचे रहेगा। ओके, तो 2 and 1, तो 2 वाला मान नीचे और 3 वाला मान ऊपर। अच्छा अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 and यानी कि 1 2 3 के बजाय हमारे पास माध्यम ऐसे हो, एक माध्यम वायु हो, एक माध्यम हमारे पास जल हो और एक माध्यम कांच हो। यानी कि एक माध्यम हमारे पास वायु है और दूसरा माध्यम हमारे पास जल है और तीसरा माध्यम हमारे पास कांच है। तो हमने 1 को क्या मान लिया वायु यानी कि एयर मान लिया, ओके, और दूसरे को हमने क्या माना जल यानी कि W यानी कि वाटर मान लिया, और तीसरे को हमने क्या माना कांच यानी कि ग्लास स्मॉल g। तो क्या कर सकते हैं 1 की जगह पर A आ जाएगा और 2 की जगह पर W आ जाएगा और 3 की जगह पर G आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, फार्मूला बेटा बन जाएगा हमारे पास W and G। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, देखिए 2 है ना, 2 को हमने क्या माना W, देन W and G इज इक्वल टू, अब देख सकते हैं 1 हमने क्या माना A माना हुआ है A, और हमने 3 को क्या माना है G माना हुआ है 1 यानी कि A हो गया, और 2 हमने W माना है। तो आप देख सकते हैं अगर W and G की बात करें इसे हम बोलेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A/G/A/W। ओके, अगर ये आपको पूरा समझ में आ गया आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगर कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।